पर बैठा तो गद्दी पर क्यों बैठा हो, मतलब कैसे बैठ गया? तो उसका थोड़ा, उसके भाई की मृत्यु हुई थी। अब भाई की मृत्यु हुई थी तो कहाँ हुई थी? सिंध में। बिल्कुल सही उत्तर। महमूद गजनवी, सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध में हो गई थी। सिंध में वो किसका विद्रोह दबाने के लिए गया था? तारगी का विद्रोह दबाने गया था, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई बीच रास्ते में। तो मृत्यु हो गई, तब फिरोज शाह तुगलक को अमीरों ने सर्वसम्मति से गद्दी पर बैठाया, यानी इसका इतना विरोध नहीं हुआ। तो फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। और अब गद्दी पर जब कोई राजा बैठता है तो गद्दी पर बैठने के बाद उसका क्या निर्णय है? कोई भी राजा हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो गद्दी पर पिछले राजा और इस राजा के निर्णय में अंतर हो जाता है। तो राजा गद्दी पर बैठा तो उसने क्या किया? इसने भी बदलाव किया। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बदलाव किया था, वैसे ही फिरोज शाह तुगलक जब गद्दी पर बैठा तो उसकी राजनीति क्या थी? उसकी राजनीति क्या थी? देखिए, एक ही लाइन में समझिए। इसने मोहम्मद बिन तुगलक से अंतर, मतलब तुलना करके इसने अंतर किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने उलेमा को अपने राज में हस्तक्षेप नहीं करने दिया था, यानी उलेमा के अनुसार शासन नहीं कर रहा था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने सीधे उलेमा को ही क्या कहते संरक्षक दे दिया। उलेमा के कहने पे ही वो शासन करने, यानी इसके शासन काल में उलेमा का प्रभाव पड़ गया। उलेमा का प्रभाव पड़ा राजनीति, धर्म का, या कह सकते हैं सीधे धर्म का प्रभाव पड़ गया। इसके बाद ये तो उसकी नीति थी जो धर्म से संबंधित थी, जिसको उसने धर्म का सीधे सीधे समर्थन कर दिया फिरोज शाह तुगलक ने। अब उसकी प्रशासनिक नीति, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रशासनिक नीति। प्रशासनिक नीति इसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय से जो चली आ रही थी योजनाएं या जो नियम, उसमें उसने कुछ बदलाव किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को ऋण दिया था, जिसको तकावी या सोंदर कहते। इसने क्या किया? उसको माफ़ कर दिया। जिसको जितना ऋण दिया गया था उतना ऋण जिन्होंने दिया था उस ऋण को, यानी तकावी ऋण को माफ़ कर दिया। तकावी ऋण, इसको सोंदर भी बोलते हैं, इसको इसने माफ़ किया। तकावी ऋण को, जो किसानों को तकावी दिया जाता था ऋण, इसने माफ़ कर दिया। इसने बहुत से सुधार काम करना शुरू कर दिया। इसने बहुत से सुधार कर दिया। इसने एक विभाग, दीवान एक हैरान, कई बात है, दीवान एक राह, दीवान एक बंदगान, दीवान एक खैरात, दीवान एक बंदगान। इसमें दीवान एक बंदगान दास विभाग से संबंधित है, और दीवान एक खैरात गरीब और गरीबों एवं दीनों को सहायता नहीं होती, सहायता देने के लिए इसने विभाग किया। इसने लोक निर्माण विभाग, बहुत से नगर बनाए, बहुत सी इमारतें बनाए, बहुत सी नहरें इसने बनवाया। इस विभाग को नियंत्रण करने के लिए एक विभाग की आवश्यकता थी, तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना इसने की। लोक निर्माण विभाग
यानी भूमि कर। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के समय भूमि कर बढ़ा दिया गया था, 1/2 हिस्सा लेने लगे थे ये दोनों लोग, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। इसने फिर 1/3 हिस्सा लिया, यानी भूमि कर 1/3 हिस्सा लेने लगा। हिस्सा हम बहुत शॉर्ट में लिख रहे हैं, हिस्सा 1/3 हिस्सा लिया भूमि कर। ऐसा माना जाता है इसने 24 कष्टदायक कर जो चले आ रहे थे उनको समाप्त कर दिया। 24 कष्टदायक कर इनको समाप्त कर दिया गया। उसने जो है 4 कर इसने लगाया अपने। 4 कर तो और भी था, लेकिन 4 कर जो क्या कहते हैं इस्लाम की परंपरा में जो 4 कर आ रहे थे, उन्हीं 4 कर को वैध घोषित किया। ये 4 कर क्या थे? ज़कात, जजिया और खराज और खुम्स, ये 4 कर दिया जाता था। इस 4 का मतलब आप लोग समझ लीजिए। ज़कात, ये मुस्लिम वर्ग से लिया जाता था, जो अमीर मुस्लिम लेते थे। इसको धर्म के नाम पे लिया जाता था कि गरीब लोगों के लिए सहायता के लिए, उनके धार्मिक उत्थान के लिए ये सहायता के रूप में ज़कात कर दिया जाता था। ये मुस्लिम वर्ग से लिया जाता था। जजिया एक गैर मुस्लिम वर्ग से लिया जाता है। इसने क्या किया? ब्राह्मणों पर भी लागू कर दिया। ब्राह्मणों पर जजिया कर ले, ये दोनों पॉइंट है। जजिया गैर मुस्लिम वर्ग और दूसरा ब्राह्मण वर्ग, यानी ये पहला ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों से गैर मतलब जजिया कर लिया। इसके पहले किसी ने लागू नहीं किया था जजिया कर। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने पहले लागू किया था, इसके बाद इसने क्या किया? ब्राह्मण से कर लिया। तीसरा है आपका खराज, ये भूमि कर था। खराज भूमि कर, ये भूमि से लिया जाता था। चौथा है उस्र। देखिए, उस्र भी भूमि कर है और खराज, तो अंतर क्या है? सही बताया। देखिए, ये गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, इसको गैर मुस्लिम से, और उस्र जो है मुस्लिम से लिया जाता था। मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर को कहते थे उस्र, और खराज कहते थे जो गैर मुस्लिमों से भूमि कर लिया जाता था उसको कहते थे, क्या कहते थे? और गैर मुस्लिमों से खराज। और जो आप लोग खुम्स कह रहे हैं, इसके अलावा खुम्स भी था। खुम्स क्या होता था? लूटे हुए माल को, जो माल लूटा हुआ होता था उससे जो आय प्राप्त होती थी। ऐसा भी होता था कि सैनिक जाते थे, लूट लेते थे, उस युद्ध में सिर्फ हराते ही नहीं थे, लूट के लेके माल आ जाते थे। तो जब माल लूट के राजा के यहाँ आता था, यानी केंद्र में आता था, तो उसका बंटवारा होता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जब लूट का माल आता था तो उसका हिस्सा क्या है? चेंज कर दिया गया था। पहले क्या था? नियम ये था कि 4/5वां हिस्सा सैनिकों को मिलना चाहिए और 1/5वां हिस्सा राजा को मिलना चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बदल दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 4/5वां हिस्सा अपने पास रख लिया और 1/5वां किसको दे दिया? सैनिकों को। फिरोज शाह तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी की इस नीति को बदल दिया। उसने 4/5वां हिस्सा सैनिकों को दिया और 1/5वां हिस्सा शासक के पास रखा।
1/5वां हिस्सा क्या किया शासक के पास। भूमि कर में ही, भूमि यानी अर्थव्यवस्था की बात है। अर्थव्यवस्था में फिरोज शाह तुगलक एक पहला ऐसा राजा था जिसने अपने पूरे राज्य की आमदनी का पता लगाया कि हमारे राज्य में कितनी आमदनी होती है। इसके लिए उसने एक प्रशासक सिहाबुद्दीन उमर को नियुक्त किया। उस सिहाबुद्दीन उमर ने 6 साल में पूरे राज्य का आंकड़ा इकट्ठा किया और उस आंकड़े से ये पता लगा कि 6,85,00,000 टन का ये राजस्व की आय थी। कुल राजस्व की आय, राजस्व की जो आय थी 6,85,00,000 टन का ये आय थी। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का पहला ऐसा शासक था जिसने सिंचाई के नाम पे भी कर वसूल कर लिया। सिंचाई कर को कहते थे आदेशन। ये कर था सिंचाई नामक कर था आदेशन, क्योंकि सरकार जो सिंचाई करवाती थी, इसके सिंचाई के माध्यम से जो कर वसूला जाता था उस कर को हावेसर कहा जाता था। हावेसर कहा जाता था ये सिंचाई। सिंचाई की बात आती है तो नहर का विस्तार, इसने कई नहर बनवाया। जब हम सिंचाई की बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का पहला ऐसा शासक था जिसने नहरों का पूरा जाल बिछा दिया। इसके काल में 5 बड़ी नहर हैं। सर्वाधिक नहर उसने वर्तमान में हरियाणा राज्य जो है वहाँ पर बनवाई। उसकी 2 प्रमुख नहरें थी। एक जो सबसे बड़ी नहर थी उसका नाम भी है उलुगवाही। उलुगवाही सबसे बड़ी नहर। उलुगवाही नहर सबसे बड़ी नहर को कहते थे उलुगवाही नहर। ये लगभग 150 मील लंबी थी। 150 मील लंबी ये उलुगवाही नहर की लंबाई 150 मील लगभग लंबी थी। इस प्रकार उसने कई 5 नहरें बड़ी बड़ी उसने बनवाई थी और इस नहरों की सिंचाई के माध्यम से जो किसान क्या कहते हैं सिंचाई करते थे उनसे क्या होता था, वो कर वसूलता था। हावेसर सिंचाई सैनिकों के कुछ सैनिक व्यवस्था। फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य व्यवस्था में एक नई व्यवस्था लागू कर दिया। इसने सैन्य पद्धति को वंशानुगत कर दिया, यानी किसी भी सेना के मरने के बाद उसी का लड़का या संबंधी ही सैनिक बन जाएगा। तो सैन्य में वंशानुगत प्रथा, सैन्य वंशानुगत प्रथा। सैन्य को वंशानुगत प्रथा लागू करने वाला ये था। इसने देखिए सैन्य विभाग में इसने घूसखोरी का भी क्या कहते हैं काम किया। उस समय क्या होता था कि जो सैन्य विभाग यानी दीवाने अर्ज होता था वहाँ पर घोड़े को चेक कराया जाता था कि घोड़े की अदला बदली ना हो जाए। इसीलिए घोड़े की अदला बदली को रोकने के लिए एक प्रथा भी चलाई गई थी। क्या राज प्रथा किसने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने खुद ही अपने एक सैनिक को घूस देकर अब उसको घोड़े को पास करवाया। यानी भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने ही बढ़ावा दिया अपने राज्य में। सैन्य विभाग में भ्रष्टाचार, स्वयं बढ़ा दिया भ्रष्टाचार। सैन्य विभाग में
भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं कर दिया। आक्रमण फिरोज शाह तुगलक के काल में भी साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई गई थी, यानी इनके काल में भी जो आक्रमण किया गया था। इनके काल में 4 प्रमुख आक्रमण थे। एक बंगाल का आक्रमण, इनका पहला आक्रमण था बंगाल का, दूसरा था उड़ीसा पर आक्रमण, तीसरा था आपका उड़ीसा या नगरकोट का आक्रमण। नगरकोट मतलब हिमाचल प्रदेश। अंतिम आक्रमण था सिंध पर आक्रमण। बंगाल पर आक्रमण करने के लिए बंगाल में 2 भाइयों के बीच में यहाँ भी विवाद हो जाता है और ये लोग स्वतंत्र घोषित करते हैं। तो बंगाल में आक्रमण करने के लिए जाता है फिरोज शाह तुगलक, लेकिन जब वो आक्रमण करने के लिए जाता है तो पता चलता है कि उत्तर पश्चिम में भी उसके विरुद्ध क्या कहते हैं विद्रोह होने लगता है, इसलिए वो लौट आता है। लेकिन फिर दोबारा वो आक्रमण करने के जाता है, वहाँ इस्माइल खां बंगाल में रहता है, लेकिन उस किले में जब महिलाओं की रोने की आवाज़ आती है तो बंगाल का किला में आक्रमण नहीं करता, यानी लखनौती पे वो आक्रमण नहीं करता है। वो सिर्फ औरतों के रोने के कारण अपना जो है अभियान वापस कर लेता है फिरोज शाह तुगलक। तो बंगाल अभियान को वो जीतता नहीं है, वापस चला आता है। दूसरा वो उड़ीसा के में आक्रमण करता है। यहाँ का शासक का नाम था भानुदेव सेकंड, भानुदेव द्वितीय था। उड़ीसा पर आक्रमण करने उसके बारे में कहा जाता है कि जब उसने उड़ीसा पे आक्रमण किया तो जगन्नाथपुरी के मंदिर को उसने नुकसान पहुंचाया, पुरी के मंदिर को नुकसान पहुंचाया। पुरी के मंदिर को नुकसान उसने पहुंचा दिया है। उड़ीसा पर जब आक्रमण करने के लिए गया तो जगन्नाथ के मंदिर को उसने क्या कहते हैं ध्वस्त किया, नुकसान पहुंचाया। तीसरा नगरकोट हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर ज्वालामुखी मंदिर था। इस मंदिर पर आक्रमण किया, इसको भी तोड़ दिया। यहाँ पे उसको 300 किताबें मिली, 300 ग्रंथ। उस किताबों को लेकर वो दिल्ली चलाया। 300 किताबें, 300 ग्रंथ को दिल्ली लेके चलाया। दिल्ली लेकर चलाया। और बाद में इसमें से कई किताबें थी जिनका फारसी में अनुवाद कराया। इसमें एक थी दलियाले फिरोज शाही, दलियाले फिरोज शाही। ये चिकित्सा ग्रंथ की किताब है। चिकित्सा से संबंधित है, जिसका फारसी में अनुवाद किया गया था दलियाले फिरोज शाही। एक इसको फरंगे दलियाले। इसके बाद एक किताब और थी जिसका नाम था दलियाले फिरोज शाही किताब थी जिसका इसने अनुवाद किया था। अंतिम आक्रमण इसने सिंध पर किया था। सिंध पर ये 2 शासक थे, जाम एवं बावनिया नामक 2 शासक थे। उनके खिलाफ इसने अपना अंतिम आक्रमण किया था सिंध पर। बाद में जब क्या कहते हैं दिल्ली में गृह युद्ध होने लगा तो इस आक्रमण को वो लौट आया, लेकिन अंत में सिंध पर ये अपना विजय पूरा कर लिया था। तो ये 4 आक्रमण उसके काल के महत्वपूर्ण थे।
पहला बंगाल, दूसरा उड़ीसा, तीसरा नगरकोट और चौथा सिंध। ये 4 आक्रमण फिरोज शाह तुगलक काल के बहुत महत्वपूर्ण आक्रमण। देखिए, हमने अभी भी बताया कि उसने एक विभाग बनाया था, लोक निर्माण विभाग। इस विभाग के कारण फिरोज शाह तुगलक ने अनेक नगरों का निर्माण बनाया, अनेक क्या कहते हैं छोटे छोटी इमारतों का निर्माण बनाया। उसने अनेक नए नगर बनाए, जैसे जौनपुर, फतेहपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार, ये नगर इसने बनवाया था। जौनपुर, फतेहपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार। फिरोजाबाद इसको सबसे पसंद था। फिरोजाबाद दिल्ली के पास है, जिसको आजकल फिरोज शाह कोटला के मैदान है, उसी के आसपास ये फिरोजाबाद है, इसको बहुत पसंद है। और यहीं पे उसने मेरठ का जो स्तंभ था, किसका स्तंभ था ये? मेरठ का, अशोक का। मेरठ को स्तंभ ला के यहीं पे लाया था। मेरठ का स्तंभ, मेरठ का स्तंभ यहीं पे ला के उसने गड़वाया था। एक और स्तंभ था जो लाया था चोपड़ा, हरियाणा से, क्या ना, ठीक है, वो भी अशोक का था, जिसमें 7 लेख है। चोपड़ा का स्तंभ ये भी लिखा, इसको लेके आया था। इसी स्तंभ पर अशोक के 7 लेख हैं। 7 लेख अभी भी सुरक्षित है। ये टोपड़ा का था। तो ये स्तंभ को लाके ये क्या कहते हैं यहाँ पर सुरक्षित रख दिया था। इसने अनेक मस्जिदों का निर्माण कराया था। इसके काल में कई मस्जिद का निर्माण हुआ था। काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, ये सारी मस्जिदें दिल्ली में, काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, इस सभी मस्जिदों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ था। फिरोज शाह तुगलक खुद भी बहुत बड़ा लेखक था। उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी फारसी भाषा में, फुतूहात ए फिरोज शाही। ये फारसी भाषा में लिखा गया था। इसके दरबार में 2 महत्वपूर्ण विद्वान रहते थे। बर्नी ने भी तारीख एक फिरोज शाही लिखा। बर्नी ने तारीख एक फिरोज शाही ये लिखा था। इसी किताब में बर्नी ने फिरोज शाह को दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण शासक माना था। दिल्ली सल्तनत का सबसे महान कह लीजिए या वीर शासक, महान शासक घोषित किया था। तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत काल का सबसे महत्वपूर्ण, इसने देखिए और भी काम किया था। रोजगार दफ्तर किससे निकलाया था? रोजगार दफ्तर इसने खुलवाया था रोजगारों के लिए। इसने एक प्रथा और शुरू कर दी थी, जागीरदारी प्रथा को बढ़ावा दे दिया। जागीरदारी प्रथा यानी सैनिकों को पूर्ण रूप से वेतन के बदले में, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन दिया था, उसको खत्म कर दिया और फिर से जागीरदारी प्रथा को लागू कर दिया।
जागीरदारी प्रथा को इसने फिर से लागू कर दिया था। तो फिरोज शाह तुगलक फिर भी इसने क्या कहते हैं, ये धर्मांध व्यक्ति था। इसने कई मंदिरों को तोड़ा, इसने कई काम भी किया, ऐसा नहीं इसने कई नहरें बनवाई, कई इमारत, रोजगार, लोगों को मदद भी किया, गरीबों की मदद भी इसने किया, ये बात सही है। लेकिन ये उलेमा वर्ग के प्रभाव में आकर इसने कुछ ऐसे धर्मांध काम किए कि कई मंदिरों को उसने तोड़ा भी। इसीलिए इसकी तुलना सिकंदर लोदी और औरंगजेब से कह जाती है। यानी सिकंदर लोदी और औरंगजेब के पहले फिरोज शाह तुगलक की बात की जाती है। वैसे इसके अच्छे काम के लिए एल्फिंस्टन ने इसको सल्तनत काल का अकबर कहा। तो उसने अच्छे काम किए, इसके लिए उसको सल्तनत काल का अकबर कहा। सल्तनत काल का इसको अकबर भी कहा जाता है। किसने कहा? एल्फिंस्टन ने सल्तनत काल का अकबर इसको कहा था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक उम्र में तक शासक बनने का उसको समय, लगभग 90 वर्ष तक उस क्या कहते हैं उसकी उम्र थी जब तक वो शासक रहा। उसके सामने ही उसके बच्चों के बीच में गृह युद्ध हो गया। इसीलिए उसने सोचा कि अगर उसको भय था, क्योंकि उसकी आयु अधिक हो रही थी, तो लड़के आपस में लड़ सकते हैं, इसलिए उसने उत्तराधिकारी घोषित किया। उसने अपने लड़के फतेह खां, उसी लड़के के नाम पे सिक्का भी चलाया था उसने। फतेह खां का नाम, इसको लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, का नाम अपने सिक्के पर चलाया था। फतेह खां का नाम सिक्के पर चलाया था। इसने चांदी का ससगनी नामक सिक्का चलाया था। ससगनी सिक्का चलाया था, जिसका मूल 6 पीतल के बराबर था। ससगनी का सिक्का चलाया था इसने अपने आप को खलीफा का नायब पुकारा था। खलीफा का नायब, खलीफा का नायब पुकारा था। अपने जीते ही इसने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी थी। अपने लड़के फतेह खां को उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन जैसे राजा घोषणा तो कर देता है, लेकिन घोषणा करने का मतलब ये नहीं कि राजा पद से हट गया, समझ रहे हैं? जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती, वो घोषणा कर देता है कि मेरी मृत्यु के बाद ये शासक बनेगा। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के काल में ही फतेह खां की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु उसके शासन काल में ही हो गई। फिर नासिरुद्दीन मोहम्मद को उसने घोषित किया। लेकिन नासिरुद्दीन मोहम्मद दासों से लड़ने लगा। जो दास उसने बनाए थे, इतने दास रखे थे, आपस में इन्हीं से लड़ने लगा, इसलिए इसको भी हटा दिया उसने। और इसके बाद इसने गयासुद्दीन यानी तुगलक शाह द्वितीय को शासक घोषित किया। इसी बीच में फिरोज शाह तुगलक मर जाता। तो इसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु लगभग 1388 ईस्वी के आसपास होती है। इसी के बाद तुगलक शाह द्वितीय शासक बनता है। तुगलक शाह द्वितीय, इनके
जितने भी उत्तराधिकारी हैं वो आपस में लड़ते ही रहते हैं। किसी का भी कोई ऐसा अनोखा काम नहीं है कि इतिहास में दर्ज हो, तो आपस में लड़ते रहते हैं। तुगलक शाह गद्दी पर बैठता है। तुगलक शाह को हटाने के बाद अबू बकर गद्दी पर बैठता है। अबू बकर को नासरुद्दीन मोहम्मद ने हटा दिया, तब नासरुद्दीन मोहम्मद फिर खुद गद्दी पर बैठ जाता है। नासरुद्दीन मोहम्मद ज्यादा दिन शासन नहीं कर पाता है। इसके बाद गद्दी पर बैठता है अलाउद्दीन सिकंदर शाह। अलाउद्दीन सिकंदर शाह गद्दी पर बैठता है। ये नासरुद्दीन मोहम्मद का लड़का रहता है। अलाउद्दीन सिकंदर शाह एक ही साल के लिए यानी 1394 तक ही गद्दी पर बैठ रहा है। उसका नाम 1394 तक ही रहता है। तो इसके बाद गद्दी पर अंतिम शासक बैठता है नासरुद्दीन महमूद। ये देखिए क्रम आ चुका है, IAS में एक बार ये क्रम आ चुका है। तो इस क्रम को जरूर याद रखिएगा, ये क्रम पूछा जा चुका है। ठीक है, इन लोगों का जो क्रम है 4 क्रम पूछते हैं, तो किसी को भी क्रम उठा लेंगे। तो इस क्रम से ये लोग गद्दी पर बैठे लास्ट में। तो अंतिम गद्दी पर बैठा नासरुद्दीन महमूद, ये गद्दी पर बैठा। नासरुद्दीन महमूद का काल 1394 से 1412 तक। ये जब गद्दी पर बैठा तो तुर्क वंश में, जैसे मंगोल में चंगेज खां था, वैसे ही तैमूर खां था। तैमूर खां था, तैमूर वंश का था और इसकी राजधानी थी समरकंद। बाबर इसी का वंशज था, तैमूर का ही। इसीलिए इसकी जो राजधानी है समरकंद, अपने जीवन में बाबर भी इसको जीतना चाहता है, समरकंद को ही। वो भारत में रहता है, लेकिन वो मतलब भारत आने से पहले वो सोचता है कि समरकंद में किसी तरह हम शासन कर लें। लेकिन समरकंद में बिल्कुल सेम स्त्री, जैसे गौरी ख्वारिज़मी शाह को हराना चाह रहा था, हमने बताया ना, वैसे ही बाबर भी जब आता है तो बाबर को समरकंद, चूँकि उसकी राजधानी थी तैमूर की, तो वो सोचता था कि हम समरकंद में शासन कर लें। तो तैमूर भी समरकंद से भारत पर आक्रमण करने के लिए चलता है। तैमूर को सहायता करता है सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। तैमूर खां का भी उद्देश्य था धन लूटना। देखिए यहाँ समझिएगा, जैसे महमूद गजनबी का उद्देश्य था धन लूटना, प्रभाव नहीं था, क्या था? उद्देश्य था धन लूटना। तो इसका भी उद्देश्य था धन लूटना। कहा जाता है कि 15 दिन तक रुका ये दिल्ली में और खूब धन लूटा। चारों तरफ से जितने भी प्रांत थे सब क्या कहते हैं, अलग हो गए थे। इस समय नासरुद्दीन महमूद का जो शासन था वो दिल्ली से पालम तक था। वैसे पालम पहले जहाँ पे दिल्ली का हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी, वहाँ पहले पालम के नाम से फेमस था, वही जगह पालम है। तो इनका क्षेत्र सिर्फ दिल्ली से पालम तक ही बचा था नासरुद्दीन महमूद। इसी समय ये आक्रमण करता है और आक्रमण करने से ये पता चल जाता है कि कितना कमज़ोर है। जाते समय ये खिज्र खां को मुल्तान और दीपालपुर इसका सूबेदार बना के चला जाता है तैमूर खां। आगे चल के क्या होता है, नासरुद्दीन महमूद को सैयद वंश का शासक खिज्र खां हटा देता है और एक नवीन वंश की स्थापना करता है, जिसका नाम है सैयद।
1412 से 1421 ईस्वी ये खिज्र खान। खिज्र खान ने सैयद आला की उपाधि दी, क्योंकि तैमूर के समर्थन से ही ये मुल्तान में था, इसको तैमूर का समर्थन था। इसलिए जब खिज्र खान ने अपना सिक्का चलाया तो उसमें तैमूर और उसके लड़के शाहरुख, तैमूर और शाहरुख दोनों का नाम अपने सिक्के पर तैमूर का नाम और शाहरुख दोनों का नाम अपने सिक्के पर लगाया। इसके समय पे एक महत्वपूर्ण विजय हुई थी, कटेहर की विजय, यानी खिज्र खान के समय कटेहर की विजय हुई। इसका महत्वपूर्ण वजीर था ताजुल मुल्क। वजीर का नाम, एक फेमस वजीर था ताजुल मुल्क। इसके बाद गद्दी पर बैठता है मुबारक शाह। इसकी था वो मुबारक खां, लेकिन ये शाह की उपाधि धारण करता है, इसलिए इसका नाम हो जाता है मुबारक शाह। इसका काल रहता है 1421 से 1433। इसने क्या किया, अपने वजीर को बदल दिया। पहले का वजीर का नाम था ताज उल मुल्क, इसके वजीर का नाम था सरवर उल मुल्क। इसके खिलाफ भी खोखर का आक्रमण हुआ। देखिए, खोखर भारत में इसके खिलाफ देखिए आते हैं। खोखर तो सिंध के आसपास रहते हैं। इन खोखर को कई लोगों को परेशान किया है, जैसे सिंध को महमूद गजनबी को परेशान किया था, गौरी को परेशान किया था, लेकिन वो अपने क्षेत्र में परेशान करते थे। लेकिन इस समय जब ये सैयद वंश का राजा बैठता है तो खोखर का शासक स्वयं आक्रमण करने के लिए आ जाता है। उसका नाम रहता है जसरत नामक खोखर। जसरत नामक खोखर इसने आक्रमण किया। जसरत नामक खोखर ने आक्रमण किया इसको, मुबारक शाह। किसी तरह मुबारक शाह इस युद्ध से बचता है, लेकिन अंत में इसके वजीर ने ही इसकी हत्या करा दी। यानी किसने? सरवर उल मुल्क ने मुबारक शाह की हत्या करा। इसके बाद गद्दी पर बैठता है 1435 से 1444 गद्दी पर बैठता है महमूद शाह। महमूद शाह ये तीसरा शासक होता है सैयद वंश का। 45 है, चलिए 45 तक। लेकिन किताब में कई जगह 44, 45 ऐसा मिलता रहता है, कहीं 43 दिए। इसलिए आप लोग डेट पे कभी कंफ्यूजन मत लीजिए, ठीक है। जहाँ किताबों में कंफ्यूजन रहता है उस क्वेश्चन को नहीं दिया जाता है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत लीजिए। 1444 या 1445। तो महमूद शाह के समय मालवा यानी मध्य प्रदेश के महमूद खिलजी ने आक्रमण कर दिया। मालवा के महमूद खिलजी का आक्रमण। इस
आक्रमण से बचने के लिए महमूद शाह ने बयाना यानी आपका ये रहता है बुलंदशहर, वहाँ से वो बुलवाता है बहलोल लोधी को। बहलोल लोधी को अपनी रक्षा के लिए बुलवाता है। बहलोल लोधी की रक्षा के फलस्वरूप मालवा का जो आक्रमण है वो टल जाता है। मालवा के आक्रमण के लिए उसने बहलोल लोधी को बुलाया। और बहलोल लोधी को उसने खान ए खाना की उपाधि दी। खान ए खाना। इस वंश का अंतिम शासक रहता है अलाउद्दीन आलम शाह। इसका नाम रहता है 1444 या 45 से 1451। ये बहुत सीधा रहता है, इसको बहुत भय रहता है। सैयद वंश का ये शासक, इसको बहुत भय, इसीलिए ये अपने वजीर से लड़ाई लड़के चला जाता है। इसका वजीर का नाम रहता है हमीद खान। वजीर हमीद खान से लड़कर ये बदायूं चला जाता है और अपनी सहायता के लिए बहलोल लोधी फिर आता है। और बहलोल लोधी बाद में हमीद खान को निष्कासित कर देता है। लेकिन बहलोल लोधी इसको पत्र लिखता है। किसको पत्र लिखता है? अलाउद्दीन आलम खां को बदायूं में, कि वो आके गद्दी पर संभाले। लेकिन वो स्वेच्छा से वो नहीं संभालता है। वो कहता है कि आप ही शासन संभाल दीजिए। वो बदायूं में ही रहता है और गद्दी प्राप्त हो जाती है बहलोल लोधी को। तो एक नया वंश आता है, लोधी वंश। लोधी वंश बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना की। इनका काल रहता है 1451 से 1489। देखिए ये लगभग 38 साल सबसे ज्यादा शासन करने वाला, मतलब एक शासक ये था कि जिसने सबसे अधिक शासन करने वाला। देखिए ये लोधी अफगान थे। ये पहले अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई यहाँ पर, प्रथम अफगान साम्राज्य। प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई। दूसरा अफगान साम्राज्य कब स्थापित हुआ? शेरशाह भी अफगान था। देखिए ये भी अफगान थे, ये अफगानी थे। भारत में पहली बार अफगान जाति के लोग ने अपना साम्राज्य स्थापित किया लोधी वंश के रूप में। बहलोल लोधी ने पहला अफगान साम्राज्य। लोधी में बड़ी समानता थी। लोधी के शासक और लोधी के जो समर्थक थे वो आपस में भाई भाई पुकारते थे। राजा भी गद्दी पर नहीं बैठता था, कॉलीन पे बैठता था। एक साथ आपस में भाईचारा रहता था। यानी राजा बनके भी एक सामान्य व्यक्ति के जीवन का चलन इनकी प्रमुख विशेषता थी लोधी वंश में। कि यानी वे किसी भी, कोई भी अमीर हो, कोई भी अफगानी हो, तो वो आपस में भाई चौरे पे, यानी शासक ये नहीं बताता था कि मैं आपसे बड़ा हूँ। जैसे कि बलबन कहता था, बलबन तो क्या कहते हैं, एक निरंकुशतारी कहता था। लेकिन लोधी वंश के शासक आपस में भाईचारे के रूप में रहते थे। वो आपस में कोई भी निर्णय रहते थे तो एक दूसरे का समर्थन करते थे। लेकिन बाद में उनके वजीरों का विद्रोह होता है, लेकिन इनकी जो नीति थी वो भाईचारे पर थी। भाईचारे पर। बहलोल लोधी की एक शाखा थी अफगान की, साहू खेल। इनकी जो शाखा थी वो थी साहू खेल शाखा। साहू खेल शाखा से एक बहलोल लोधी का संपर्क था।
बहलोल लोदी के काल में एक बहुत महत्वपूर्ण विजय हुई थी, जौनपुर की विजय हुई थी। जौनपुर की जो विजय थी, उस समय जौनपुर का शासक था हुसैन शाह सरकी। ये जौनपुर का शासक था। कहा जाता है कि बहलोल लोदी एक आक्रमण के दौरान उसको गर्मी से लू लगने के कारण बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है। लू लगने से। इसके बाद गद्दी पर बैठता है सिकंदर लोदी। 1489 से 1517 सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी की और फिरोज शाह तुगलक में बिल्कुल समानता है। जैसे फिरोज शाह तुगलक शुरू में बहुत अच्छे काम करता है, ये भी बहुत अच्छे काम करता है। ये अनाजों पैसे जो कर रहता है, यानी खाद्यान्न पैसे कर खत्म कर देता है, यानी अनाज पर कर समाप्त कर देता है। इसने भी एक पैमाना बनाया था, गज ए सिकंदरी। इसने एक पैमाना बनाया था, गज ए सिकंदरी। ये पैमाना अकबर के समय तक चलता था। उत्तर भारत में अकबर तक, जब तक अकबर था तब तक ये पैमाना चलता रहा। सिकंदर एक गज ए सिकंदरी। अब इसका धर्म देखिए, धर्म के रूप में ये बहुत कट्टर था, एकदम फिरोज शाह तुगलक से मिलता। फिरोज शाह तुगलक ने भी महिलाओं को मज़ारों पे जाने से मना कर दिया था, इसने भी मना कर दिया। महिलाओं को मज़ारों पर जाने से मना कर दिया। इसने मुहर्रम में जो ताजिया निकाला जाता है उस पर भी रोक लगा दी। ताजिया बंद कर दिया। मुहर्रम पर ताजिया निकालना इसने बंद कर दिया। इसके खिलाफ षड्यंत्र हुआ, इसके खिलाफ भी षड्यंत्र हुआ। 22 अफगान सरदारों ने, जो अमीर थे, उन्होंने षड्यंत्र किया और इसके भाई को शासक बनाने की चेष्टा करने लगे। तो बाद में इन्हीं 22 सरदार की इसने हत्या करवाई। सरदार की हत्या कराई। इसके काल में एक बहुत महत्वपूर्ण विजय हुई थी, बिहार की विजय। बिहार की विजय हुई थी। बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर दिया। बिहार से जीत दिया था। इसकी लड़ाई अक्सर राजपूत शासकों से होती थी, यानी जो मेवाड़ थे, इन शासकों से अक्सर इसका युद्ध होता था। इसीलिए राजपूत शासकों से बचने के लिए, उनसे सुरक्षित अपने आप को रखने के लिए इसने एक शहर भी बनाया। क्या नाम था उसका? उसने एक शहर बनाया जो उत्तर प्रदेश में है, आगरा। 1504 में। लेकिन आगरा बनाया, लेकिन क्यों बनाया, किससे, किस उद्देश्य से बनाया? देखिए, राजपूत शासकों से क्या कहते हैं, सुरक्षा करने के लिए,
राजपूत शासकों से सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षा हेतु राजपूत शासकों से सुरक्षा हेतु इसने क्या कहते हैं आगरा शहर बनाया। ये स्वयं संगीत का बहुत बड़ा विद्वान था। ऐसा कहा जाता है कि 70 विद्वान इसके काल में, बहुत विद्वान था, रात भर इसके काल में परामर्श करते रहते थे, आपस में बातचीत करते रहते थे साहित्य के बारे में। ये खुद भी बहुत बड़ा संगीतकार था। इसको शहनाई बजाने का बहुत शौकीन था, शहनाई बजाने का शौकीन था। इसके काल में भी अनुवाद विभाग की स्थापना हुई थी। इसके काल में भी संस्कृत से फारसी भाषा में किताबों का अनुवाद हुआ था। एक किताब थी चिकित्सा की जिसका तिब्बे सिकंदरी या हरंगे सिकंदरी नाम से फारसी में अनुवाद हुआ था। फारसी में अनुवाद हुआ था तिब्बे सिकंदरी या हरंगे सिकंदरी, इसका अनुवाद हुआ चिकित्सा का। संगीत की एक किताब थी, उसका भी फारसी में, क्या नाम था उसका, लज्जत सिकंदरी। संगीत की एक किताब थी जिसका फारसी में अनुवाद हुआ था लज्जत सिकंदरी। ये संगीत की किताब, इसको गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। ये बहुत सुंदर था, कहा जाता था कि दाढ़ी नहीं रखता था जी, बहुत सुंदर था। और सिकंदर लोदी के बारे में ऐसा कहा जाता है, इल्तुतमिश के बारे में ये है कि वो सुंदर था, इसीलिए उसको घर से निकाला नहीं जाता था, लेकिन उसके भाइयों ने जबरदस्ती उसको बेच दिया। लेकिन किस शासक ने इल्तुतमिश को गजनी पर बेचने पर रोक लगाया था? गौरी ने, मोहम्मद गौरी ने इल्तुतमिश को गजनी पर बेचने, तो कहाँ उसको खरीदा गया? दिल्ली में। किसने खरीदा? ठीक है। ये इसके बारे में कहा जाता है कि सिकंदर लोदी अंत में देखिए गले की बीमारी के कारण ये मर जाता है। अब आता है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, क्या नाम था उसका? इब्राहिम लोदी। इसका काल है 1517 से 1526। इब्राहिम लोदी, देखिए ये पहला ऐसा सुल्तान था जो मैदान में मारा गया। बाबर ने इसको मैदान में ही मार दिया था, पहला ऐसा शासक था। इसके पहले इसको एक युद्ध में और पराजित हुई थी। वो पराजित हुआ था मेवाड़ के शासक राणा सांगा से। खतौली का युद्ध हुआ था। राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच में खतौली का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में ये हुआ था। ये आगरा के पास खतौली नामक स्थान है जहाँ पर ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की भी पराजित हुई थी, लेकिन राणा सांगा का एक पैर इसमें कट जाता है। इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण विजय हुई थी, ग्वालियर की विजय। ग्वालियर का शासक का नाम था विक्रमाजीत। ये ग्वालियर के राजा था
इस शासक से इसका युद्ध हुआ था, क्योंकि ग्वालियर का जो राजा था वो मेवाड़ के शासक को सहायता दे रहा था। अंत में विक्रमाजीत ने इसके अधीन आ जाता है और ग्वालियर की विजय यानी दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी के काल में शामिल हो जाती है। की पराजय यानी ग्वालियर को शामिल हो जाता है। ये आप लोग देखिए, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। ये कई बार एक क्वेश्चन आता है कि लोधी वंश के शासकों में किस चीज़ को दिल्ली में मिलाया। फिर एक बार बता दें आपको, जौनपुर को किसने बनाया? जौनपुर तो बनाया गया था, किसने मिलाया दिल्ली सल्तनत? बहलोल लोधी। हम लोधी वंश की बात कर रहे हैं, बहलोल लोधी। किसने जीता? बहलोल लोधी। बिहार किसने जीता? सिकंदर लोधी। और ग्वालियर किसने जीता? ये कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आप लोग ध्यान समझिएगा कि किसकी विजय लोधी वंश के किस किस शासक ने की थी। अंत में इब्राहिम लोदी जब शासक बनता है तो इसके कई विरोधी हो जाते हैं। एक तो मेवाड़ का राणा सांगा रहता ही है, दूसरा इसका चचेरा भाई दौलत खान लोधी रहता है, इसका चाचा आलम खान लोधी भी रहता है। दौलत खान लोधी बाबर को बुलाता है और राणा सांगा भी बाबर को बुलाता है, दोनों लोग बुलाते हैं। इसका चाचा आलम खान लोधी चाहता है कि हम ही यानी आगरा के शासक, चूँकि उस समय आगरा को राजधानी बना दिया गया था, ठीक है। सिकंदर लोधी के समय जब आगरा शहर बना तो दिल्ली से आगरा चले आए थे लोग, तो वो चाहता था कि आगरा में शासन करें, इसलिए बाबर को बुलाया गया था। कई लोगों ने बुलाया गया। बाद में इब्राहिम लोधी ने युद्ध लड़ा। इब्राहिम लोधी की बहुत अधिक सेना होने के बावजूद बाबर के द्वारा जो युद्ध नीति थी उसकी तोप का उसने प्रयोग किया, उसके युद्ध का जो संचालन था, उसी कारण इब्राहिम लोधी मारा जाता है अपने मैदान में। इब्राहिम लोधी के मरने का और दूसरा कारण ऐसा है कि उसके विरोधी उसके मतलब साथ एकता नहीं रहती है। उसके खुद खास चाचा और उसके भाई भी उसको आमंत्रित करते हैं, इसलिए इब्राहिम लोधी मैदान में ही मारा जाता है और मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो ये था आपका इब्राहिम यानी लोधी वंश। लोधी वंश तो जो हमने आपको बताया ये युद्ध नीति पे तो था इन लोगों का, लेकिन इन लोगों का कला में भी बहुत इम्पोर्टेंट निर्माण था। सिकंदर लोधी और इसके भारत में देखिए मकबरा बनता था और मस्जिद में गुंबद भी बनती थी। तो सिकंदर लोधी का मकबरा ऐसा पहला भारत का मकबरा है जिसमें 2 गुंबद बना है, पहली बार। ये देखिए समझ लीजिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सिकंदर लोधी के मकबरे में 2 गुंबद, ये भारत का ऐसा पहला मस्जिद है कि जिसमें 2 गुंबद। सिकंदर लोधी के मकबरे या मस्जिद में 2 गुंबद, 2 गुंबद है। ये भारत का पहला, लेकिन एक ऐसा मुगल वंश का शासक है जिसके मकबरे में गुंबद ही नहीं है। कौन? वो तो बाद में बताना है। अकबर, अकबर के उसमें गुंबद ही नहीं है और यहाँ पे 2 गुंबद है। तो ये देखिए सिकंदर लोधी, इसका लोधी के काल में जो मकबरा था उसमें मकबरा की जो डिजाइन थी उसमें अष्टभुजा के मकबरे का बहुत क्या हुआ, विकास हुआ। वैसे अष्टभुजा मकबरा की शुरुआत होती है, अष्टभुजा मकबरा, अष्टभुजा मकबरा इसकी शुरुआत होती है फिरोज शाह के काल में। उसका वजीर रहता है खाने जहां तेलंगानी।
इसका नाम रहता है मलिक मकबूल। इसी का पहला भाग में मकबरा बनता है अष्टभुजाकार का। अष्टभुजाकार 8 भुजाएं, ये पहला मकबरा बनता है तुगलक वंश में। 8 भुजाओं का ये बनता है किसका? खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। लेकिन बाद में जब लोधी वंश के शासक बनते हैं तो कई लोगों का 8 भुजा मकबरा बनता है। सिकंदर लोधी का भी जो मकबरा है वो भी अष्टभुजाकार है, लेकिन उसकी दूसरी विशेषता है कि उसमें 2 गुंबद है। ठीक है। लोधी वंश की एक सबसे महत्वपूर्ण मस्जिद वो बनी थी ये बनी थी मोट मस्जिद दिल्ली में, और इसको बनाकर सिकंदर लोधी के वजीर मियां हुआ ने मोट मस्जिद का निर्माण कराया था। ये इनके क्या कहते हैं वजीर। इसको बंद कर